नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त रवि मोहन आपका न्यूज़ एंड व्यूज़ विद रवि मोहन के इस अंक में स्वागत करता हूं। आज मैं जिस मुद्दे पर आपसे बात करना चाहता हूं वो मुद्दा जुड़ा है हमारी भारतीय सेना के साथ। जब भी कोई विपदा हमारे ऊपर आती है तो हमारी भारतीय सेना संकट मोचक हनुमान जी की तरह हमारे सामने आकर खड़ी हो जाती है। जब बाकी सब विफल हो जाते हैं तो भारत के पास एक आखिरी रास्ता बचता है। सशस्त्र बल, चाहे भूकंप हो, चाहे बाढ़ हो, ग्लेशियर का फटना हो, ट्रेन दुर्घटना हो या महामारी हो। नवीनतम रिपोर्ट में बताया गया है कि सेना की मेडिकल बटालियन को पूर्वोत्तर से बिहार में कोविड अस्पताल स्थापित करने के लिए एयरलिफ्ट किया गया है, क्योंकि वहां संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं। यह गतिविधि अन्य सशस्त्र बल चिकित्सा द्वारा चलाए जा रहे अस्पतालों के अतिरिक्त है, जिन्हें अन्य संगठनों ने स्थापित किया है। इससे राज्यों की चिकित्सा सुविधाओं में वृद्धि हुई है, वो भी तब जब इन बलों को बड़ी संख्या में बीमार अपने मौजूदा और सेनावृत्त कर्मियों के लिए कैटरिंग की भी व्यवस्था करनी पड़ रही है। कुछ मामलों में सेना ने आम लोगों को चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने के लिए अपने अस्पतालों को भी आंशिक रूप से खोला है। इसके अलावा दुनिया के विभिन्न हिस्सों से महामारी से लड़ने के लिए आवश्यक विशाल संसाधनों को लाने में वायुसेना और नौसेना को लगाया गया है। घरेलू स्तर पर वायुसेना और थल सेना संसाधनों को उन स्थानों पर पहुंचाती है जहां उसकी जरूरत होती है। यह संभवतः अग्रिम मोर्चे पर तैनात सभी संगठनों में सर्वाधिक सक्रिय दिखाई दे रही है। चीन में उत्पन्न वायरस से भारत में जो आतंक फैला है, उसके परिणाम स्वरूप अस्पताल के बिस्तर, जीवन रक्षक दवाइयों और सहायक प्रणालियों में कमी आई है। सरकारी और निजी अस्पताल भारी दबाव में हैं। क्षमता के अधिक मरीज भरे रहने के अलावा कई अस्पताल चिकित्सीय कर्मचारियों की कमी से जूझ रहे हैं, क्योंकि बड़ी संख्या में वे पीड़ित हैं। देश की चिकित्सा बिरादरी इस लड़ाई को बहादुरी से लड़ रही है। कई कमियों के बावजूद देश में एक भी अस्पताल बन नहीं है। दुनिया भर से संकेत मिलने के बावजूद केंद्र और राज्य सरकारें देश को दूसरी लहर के लिए तैयार करने में विफल रही। खतरे का आकलन करने और राजनेताओं के सलाह देने के लिए जिम्मेदार नौकरशाही सोती रही, जबकि राजनीतिक पार्टियां चुनाव और धार्मिक आयोजनों को लेकर ज्यादा चिंतित थी। पहली लहर के बाद सरकार ने समय से पहले जीत की घोषणा कर दी, जिसके चलते आम आदमी लापरवाह हो गया और निर्धारित प्रोटोकॉल की अनदेखी करने लगा। सरल शब्दों में कहूं तो ये राष्ट्रीय स्तर पर सामूहिक विफलता थी। राज्य स्तरीय सुविधाओं की मदद करने के लिए केंद्र सरकार के संगठनों को लगाया गया, हालांकि वो भी सीमित स्तर पर। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों ने कुछ चिकित्सा और उन्हें अपने चिकित्सा पेशेवरों की टीमों के जरिए संचालित किया। उनके अस्पताल दूर दराज के इलाकों में स्थानीय आबादी के लिए काम करते हैं। रेलवे ने अपने कोचों को उन शहरों में आइसोलेशन सेंटरों में बदल दिया जहां संक्रमितों की संख्या बढ़ रही थी। इन्हें रेलवे से जुड़े डॉक्टरों द्वारा चलाया जाता था। मौजूदा अस्पतालों का बोझ कम करने के लिए रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन मतलब DRDO ने अहमदाबाद, वाराणसी, लखनऊ और दिल्ली में अस्थायी अस्पताल स्थापित किए। ढांचा खड़ा हो गया, फर्नीचर भी आ गए, लेकिन बड़ी जीवन रक्षक सुविधाएं वहां नहीं हैं। सरकारी संस्था होने के नाते केंद्र से धन मिला, जबकि DRDO ने इसका श्रेय लिया। DRDO ने यह भी घोषणा की कि हर प्रतिष्ठान में पूर्ण अस्पताल होने के बावजूद इन सुविधाओं को चलाने के लिए उसके पास कोई चिकित्सा संसाधन नहीं है। राज्य सरकारों ने केंद्र से चिकित्सीय सहायता की मांग की। सरकार ने इसे रक्षा मंत्रालय की ओर बढ़ा दिया। अंततः अत्यधिक तनाव झेल रहे सशस्त्र बल चिकित्सा बरादरी को तैनात किया गया। गृह तहत अन्य केंद्रीय एजेंसियों का कम उपयोग किया गया। मंत्रालय को यदि केवल अस्पताल बनाना ही DRDO का उद्देश्य था तो उन्हें मौजूदा अस्पतालों के विस्तार या अस्पतालों के आसपास के क्षेत्र में निर्माण का काम सौंपा जाना चाहिए था। इस तरह की कार्यवाही से चिकित्सा कर्मचारी की बचत होती। हालांकि NDRF की स्थापना 2006 में आपदा प्रतिक्रिया संबंधी कर्तव्यों के लिए की गई थी। यह रासायनिक, जैविक, रेडियोलॉजिकल
और परमाणु आपात स्थितियों से निपटने में काफ़ी अनुभवी होने का दावा करता है। इसमें सलाहकारों का जमावड़ा भी है जिसमें प्रत्येक क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं, लेकिन ये मौजूदा लड़ाई से गायब है। सशस्त्र बलों के जवानों पर से दबाव कम करने के लिए इसके मेडिकल स्टाफ को अस्पतालों में तैनात किया जा सकता है, जबकि इसके तकनीकी कर्मचारी ऑक्सीजन प्लांट और अन्य आवश्यक उपकरण संचालित कर सकते हैं। अन्य कर्मियों को प्रशासनिक और सुरक्षा कार्यों के लिए तैनात किया जा सकता है। ऐसा लगता है कि सरकार के पास अब भी कोई कार्य योजना नहीं है। ये अपने ढुलमुल तरीके से काम कर रही है और जहां भी ये फंस जाती है सशस्त्र बलों का दोहन करती है। अन्य एजेंसियों जो समान रूप से योगदान कर सकती हैं वो सब गायब हैं। यही समय है जब सरकारों को सभी एजेंसियों को तैनात कर देना चाहिए। राष्ट्र के सभी संसाधनों का अधिकतम उपयोग किया जाए और सभी एजेंसियां आम जनता को इस संकट से उबारने के लिए एक साझा लक्ष्य लेकर एकजुट होकर काम करें। तो दोस्तों, ये था आज का मुद्दा। मुझे आशा है कि आपको पसंद आया होगा। मैं रवि मोहन न्यूज़ एंड व्यूज़ के अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।